welcome to Teach Tech Commerce. My name is Hashmit Kaur and I am your business studies educator. So जैसे कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, आज का हमारा टॉपिक क्या है? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब सिंपल लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है तालमेल। ठीक है, आपको पता है तालमेल हर जगह जरूरी है। घर पे देखो, घर पे अगर मम्मी पापा के बीच में तालमेल नहीं होगा तो लड़ाइयाँ होंगी। ठीक है, स्कूल में अगर क्लास टीचर एंड अदर टीचर्स, जो भी दूसरी टीचर्स हैं, सब्जेक्ट टीचर्स हैं, उनके बीच में तालमेल नहीं होगा, सब अपना अपना करेंगे तो क्या हो जाएगा? इससे क्लास का एनवायरनमेंट इफेक्ट होगा। इनफैक्ट स्कूल में जितने भी लोग, एम्प्लॉयज, टीचर्स, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, जितने भी लोग हैं, सभी जो काम कर रहे हैं वहाँ पे, अगर उनके बीच में तालमेल नहीं होगा, अगेन स्कूल का माहौल भी डिस्टर्ब होगा, है ना। हॉस्पिटल की बात करो, डॉक्टर्स हो गया, नर्स हो गया, पेशेंट हो गया। ठीक है, पेशेंट को तो चलो ट्रीट करते हैं, बट वहाँ के अगर हम नॉर्मल एम्प्लॉयज की बात करें, वहाँ पे उनके बीच में तालमेल नहीं होगा, अगेन क्या होगा? जो हॉस्पिटल है उसका एनवायरनमेंट खराब होगा। तो ये जो कोऑर्डिनेशन, ये जो तालमेल है, हमें हर जगह बिठाना होता है जहाँ पे हम एक बनकर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, आया समझ में? चलिए, और जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको मैनेजमेंट का क्या नेचर है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट टॉपिक समझाया था। आई होप उस वीडियो को आपने पूरा देख लिया होगा। नहीं देखा है तो जाके देखिए एंड देन फिर इस पे आना, क्योंकि हम सीक्वेंस में चल रहे हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको अच्छे से कवर करना है। इस टॉपिक में से भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले तो हम पढ़ लेते हैं कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच अ मैनेजर सिंक्रोनाइजेस द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? आपको पता है बिजनेस स्टडीज में हम बेसिकली बात किसकी कर रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन की, बिजनेस की, कंपनी की, फर्म की, मैनेजमेंट की, है ना। इन सभी चीजों की हम बात कर रहे हैं। तो बोला जाता है कोऑर्डिनेशन वो प्रोसेस है जो कि मैनेजर जिससे क्या करता है? सिंक्रोनाइज करता है अलग अलग डिपार्टमेंट के एक्टिविटीज को, ताकि सारे डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, जो जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, वो क्या करे? वो सिर्फ और सिर्फ ध्यान दे कि हमें ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना है। ठीक है, आया समझ में? आपको अच्छे से पता है एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, है ना, देन उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट, देन उसके बाद सेल्स डिपार्टमेंट, फिर उसके बाद मार्केटिंग डिपार्टमेंट, है ना। और इन सभी डिपार्टमेंट के काम अलग अलग है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देखता है कि कितने गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, टाइम पर हो रहे हैं कि नहीं, अच्छे से हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, आया समझ में? तो कितने गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं एक दिन में या एक महीने में या एक साल में, उन सभी चीजों का ध्यान कौन रखता है? प्रोडक्शन से रिलेटेड चीजों का ध्यान कौन रखता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। फिर उसके बाद अगर हम फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात करें तो ये पैसों से रिलेटेड चीजों का ध्यान रखता है। ठीक है, मतलब जो भी हमने प्रोड्यूस किया है, गुड्स बनाए हैं, उनको बेचकर कितने पैसे आ रहे हैं, कितना खर्चा हुआ है, हर चीज जो भी मनी से रिलेटेड होती है उसका ध्यान कौन रखता है? फाइनेंस डिपार्टमेंट। फिर अगर हम सेल्स डिपार्टमेंट की बात करें तो नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रोड्यूस तो हमने कर लिया, ठीक है, प्रोडक्शन हमने कर लिया, गुड्स हमने बना लिए, उसको बेचना भी रहेगा। तो कितने गुड्स बिक रहे हैं एंड टाइम टू टाइम सही गुड्स जितना हमने सोच रहेगा कि इतने बिकने चाहिए एक महीने में, उतने बिक पा रहे हैं कि नहीं। तो उन सभी चीजों का ध्यान कौन रखता है? सेल्स डिपार्टमेंट। ठीक है, बेसिकली प्रोडक्ट सेलिंग का ध्यान रखता है सेल्स डिपार्टमेंट। फिर उसके बाद मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या देखता है कि कौन कौन सी ऐसी चीजों को हम अपना सकते हैं जिससे सेल्स बढ़ जाए। मार्केटिंग में जैसे कि क्या क्या आ जाता है? प्रमोशन करना, एडवर्टाइजमेंट करना, पब्लिक रिलेशन बनाना, ये सब चीजों से हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसका पर्टिकुलर चैप्टर भी देके रखा हुआ है मार्केटिंग का, वो हम आगे जानेंगे। तो इन सब चीजों से क्या होता है? अगर हम पर्सनल सेलिंग कर रहे हैं या एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, इससे क्या होता है? सेल्स इंक्रीज होती है, एक प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होती है। ठीक है,
तो ये जो मार्केटिंग का सारा काम है वो कौन देखता है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो सबके अलग अलग काम रहते हैं, लेकिन ये जो लोग भी काम कर रहे हैं, ये डिपार्टमेंट बनाया किसने है और बनाया किस लिए है? ताकि जो भी हमने ऑर्गेनाइजेशनल गोल सेट करके रखा है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल सेट करके रखा है, वो अच्छे से अचीव हो जाए। ठीक है, सब अपना अपना देखेंगे तो ये ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट ये सोच रहा है कि मैं सेल्स इंक्रीज करने के लिए 50% डिस्काउंट रख दूंगा, ठीक है, एक प्रोडक्ट पे 50% डिस्काउंट रख दूंगा, लेकिन अगर इस डिसीजन से कंपनी को लॉस हो रहा है, प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा, इनफैक्ट लॉस हो रहा है, तो फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट बीच में आएगा कि ऐसा तो नहीं चलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन बनता ही इसलिए है ताकि उससे प्रॉफिट हो पाए। लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा, चलो मान लिया, अगर आप कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऐसी अपना रहे हो जिससे आपका सेल्स इंक्रीज हो पाए एंड लॉन्ग रन में हमारा ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम करे, लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि लॉस भी ना हो, ठीक है, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट फिर बोलेगा, ठीक है। तो ऐसी चीजें बहुत हो जाती है। सेल्स डिपार्टमेंट का कोई ऐसा डिसीजन जो फाइनेंस डिपार्टमेंट को अफेक्ट कर रहा है या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अफेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सेल्स बढ़ रही है किसी भी गुड की, तो सेल्स डिपार्टमेंट ने बोला कि आप फटाफट से मतलब बहुत सारे गुड्स बनाने हैं, कहाँ 100 बिकते थे, कहाँ 1 मंथ में 100 हम सेल करते थे, अब हमें 1000 सेल करने हैं। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोलेगा आसान थोड़ी ना है, इतनी जल्दी कैसे हम 10 गुना ज्यादा प्रोडक्ट्स को बनाना स्टार्ट कर दें। तो ऐसी चीजें रहती है कि एक के डिसीजन से दूसरा डिपार्टमेंट भी अफेक्ट होता है, क्योंकि ये सारे ही डिपार्टमेंट्स एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे होते हैं, तो एक दूसरे से वो इंटर रिलेटेड रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है, आया समझ में। तो मैनेजर का क्या काम है कि इन सभी डिपार्टमेंटल हेड्स को एंड सभी डिपार्टमेंट को ऐसे बैलेंस करके चले और ऐसे इकट्ठे ले आए कि उन लोगों का फोकस कहां पे रहे कि जो हमारा कॉमन गोल है, जो कि क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल, उसको हम अच्छे से अचीव कर पाए, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। इन सभी डिपार्टमेंट के बीच में क्या लेकर आना? कोऑर्डिनेशन, तालमेल बिठाना। ये किसका काम है? मैनेजर का, ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं कोऑर्डिनेशन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। जो कोऑर्डिनेशन है ना, ये मैनेजमेंट की जरूरत है, ठीक है, आया समझ में। आप ऐसा मत समझिए कोऑर्डिनेशन एक अलग कोई फंक्शन है। जैसे कि आपको पता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या होते हैं? प्लानिंग, ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, उसके बाद क्या आता है? स्टाफिंग, एंड देन उसके बाद क्या आता है? डायरेक्टिंग, एंड देन फिर आता है कंट्रोलिंग। तो आपको ये बिल्कुल नहीं समझना है, आपको ये बिल्कुल नहीं समझना है कि जो कोऑर्डिनेशन है ये इन्हीं फंक्शंस में से एक है। कोऑर्डिनेशन इन फंक्शंस में से एक नहीं है, लेकिन एक बोलते हैं ना हम कि हार्ट है मैनेजमेंट का। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है इन फंक्शंस को करने के लिए, इन फंक्शंस को चलाने के लिए, ठीक है, आया समझ में। चलिए, तो क्या बोला जा रहा है? कोऑर्डिनेशन इज द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ कोरिलेटिंग एंड इंटीग्रेटिंग द डाइवर्स गोल्स एंड एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस में जो भी एक्टिविटीज, जो भी डिसीजन मेकिंग रहता है, उसको इंटीग्रेट करना, इकट्ठा करना एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ उन्हें लेकर जाना, कि किसका काम रहता है? मैनेजर का काम रहता है, ठीक है, आया समझ में। चलिए, इट इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन। बोला जा रहा है ये जो कोऑर्डिनेशन है ये कोई सेपरेट फंक्शन नहीं है, बट द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। लेकिन वो क्या है? एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है, जरूरत है मैनेजमेंट की, ठीक है, इसलिए हम इसे मैनेजरियल फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, आया समझ में। एक कोई सेपरेट फंक्शन नहीं है, लेकिन बहुत ही ज्यादा जरूरी है मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। तो क्यों जरूरी है, उसके रीजंस हमें देके रखे हुए हैं। सबसे पहला रीजन क्या है? कोऑर्डिनेशन इज नीडेड इन ऑल मैनेजमेंट फंक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये क्या है? ये है मैनेजमेंट फंक्शंस, ठीक है, ये क्या है? मैनेजमेंट फंक्शंस। इन मैनेजमेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए भी कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट ऑल लेवल्स, हर लेवल पे कोऑर्डिनेशन जरूरी है। टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात करो, मिडिल लेवल मैनेजमेंट की बात करो या ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट की बात करो, तीनों लेवल्स में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर हम टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात करें तो सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीओओ, ये सब पॉलिसीज वगैरह बनाते हैं, ओनर्स हो गया, फाउंडर्स हो गया, तो इन सब के बीच में भी तालमेल होना चाहिए। फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें डिपार्टमेंटल हेड आ जाते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर, ठीक है, फाइनेंस मैनेजर, सेल्स मैनेजर, तो इन सब के बीच में भी क्या होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए। फिर अगर हम ऑपरेशनल लेवल की बात करें तो सुपरिंटेंडेंट्स, फोरमैन्स आ गया है ना, सुपरवाइजर्स आ गया, इनके बीच में भी तालमेल होना चाहिए, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन हर लेवल पर होना चाहिए, हर लेवल पर जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पहले जो ये हमने पढ़ा है ना, ये पहला फंक्शन जो पढ़ा है उसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला फंक्शन क्या है, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड इन ऑल मैनेजमेंट फंक्शंस, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है, लाइक अ थ्रेड इन अ गार्लैंड, कोऑर्डिनेशन इज अ पार्ट ऑफ ऑल मैनेजरियल फंक्शन। बोला जा रहा है जैसे गार्लैंड में थ्रेड होती है, गार्लैंड मतलब जो फूलों की माला आपने देखा होगा, भगवान को भी चढ़ाते फूलों की माला होती है, तो वो कैसे बनती है, थ्रेड से बनती है। तो जो थ्रेड होता है ना, वैसे ही कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट में काम करता है। एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जो कोऑर्डिनेशन है वो गार्लैंड में, फूलों की माला में थ्रेड की तरह काम करता है, ठीक है। मतलब कोऑर्डिनेशन क्या है, एक तरीके से थ्रेड है मैनेजमेंट का, ठीक है। अगर आप थ्रेड को जरा सा भी नुकसान पहुंचाना चाहोगे या थ्रेड अगर टूट गई, पूरी फूलों की माला बिखर जाएगी, खराब हो जाएगी, ठीक है। आया समझ में? कोऑर्डिनेशन इज अ पार्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट फंक्शंस, जितने भी मैनेजमेंट फंक्शंस है उनका पार्ट क्या होता है, कोऑर्डिनेशन, तालमेल ही उनका पार्ट होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो फंक्शंस अच्छे से परफॉर्म नहीं हो पाएंगे, ना प्लानिंग अच्छी से होगी, ना स्टाफिंग, ना डायरेक्टिंग, ना ऑर्गेनाइजिंग एंड ना ही कंट्रोलिंग, ठीक है। आया समझ में? चलिए, तो बोला जा रहा है द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन बिगिंस एट द प्लानिंग स्टेज इटसेल्फ व्हेन टॉप मैनेजमेंट प्लान्स फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। बोला जा रहा है जो कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस है वो प्लानिंग से ही स्टार्ट हो जाती है, जब टॉप लेवल मैनेजमेंट, फाउंडर्स हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, इकट्ठे मिलके प्लान्स बनाते हैं, ठीक है। देन सेकंड क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्लान्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज डेवलप्ड। अब जब प्लान बना लिया टॉप लेवल मैनेजमेंट ने, तो उस हिसाब से फिर वो क्या करते हैं, उसे ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं कि एक होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक होगा फाइनेंस डिपार्टमेंट, एक होगा सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये सब चीजें कौन बनाता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट ही बनाता है। पहले प्लानिंग करेगा एंड देन फिर उसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कि जैसे कि हम बोल सकते हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कम से कम 50 लोग होने चाहिए, तो ये सब क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। आया समझ में? तो इस टाइम पर भी क्या चाहिए होता है, कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। पोजीशन क्रिएटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आर स्टाफ्ड। अब हमने सोच लिया कि चलो एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, एक सेल्स डिपार्टमेंट हो, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट, 4 डिपार्टमेंट्स हमने फाइनल कर दिया। मतलब किसने फाइनल करे, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने। अब 4 पोजीशंस फाइनल कर ली तो उसको भरना भी तो पड़ेगा, किसको किस डिपार्टमेंट में रखना है ये भी तो करना पड़ेगा। तो ये किससे होगा, स्टाफिंग से होगा, ठीक है। इनका एक पर्टिकुलर, ये जो फंक्शंस आपको दिख रहे हैं ना, इनके पर्टिकुलर चैप्टर्स भी आपको देके रखे हैं इस बुक में, वो भी हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। चलिए, टू इंश्योर दैट प्लान्स आर करेक्टली एग्जीक्यूटेड डायरेक्टिंग इज रिक्वायर्ड। अब चलो सबको अपनी अपनी पोजीशन पे रख दिया, ठीक है, हमने डिसाइड कर दिया ये इसको ये काम देते हैं, इसको ये काम देते हैं, इसको ये काम देते हैं, ठीक है। अब वो काम अच्छे से हो रहा है कि नहीं ये भी तो देखना पड़ेगा। तो ये कैसे होगा, डायरेक्टिंग के थ्रू होगा, जहां पर मैनेजर डायरेक्ट करेगा, ठीक है, और देखेगा हर एक काम अच्छे से हो रहा है कि नहीं, ठीक है। देन उसके बाद कंट्रोलिंग एम्स टू टेक केयर ऑफ एनी डिस्पेरेंसीज दैट में अराइज बिटवीन एक्चुअल एंड प्लान्ड एक्टिविटी। क्या बोला जा रहा है, अब प्लानिंग हुआ था, ठीक है, ये प्लान किया था, हमने सोच लिया एक साल में, पूरे एक साल में कम से कम 10 लाख का तो प्रॉफिट होना ही चाहिए, ठीक है। आया समझ में? लेकिन जब पूरा साल खत्म हुआ, हमने देखा सिर्फ और सिर्फ 1 लाख का ही प्रॉफिट हुआ है। क्या ये अच्छी बात है? बिल्कुल नहीं है। तो कहाँ कमी रह गई, कहाँ ऐसी गलती हो गई जिससे 9 लाख का डिफरेंस आ रहा है। डिस्पेरेंसीज मतलब डिफरेंस आ रहा है। हमने प्लान किए थे 10 लाख और बने कितने, 1 लाख। तो कहाँ ऐसी गड़बड़ हुई है
इसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल करना, इसे पहले एनालाइज करना कि कहाँ गड़बड़ हुई है एंड उस चीज को सुधारना, ठीक है, ताकि अगले साल ये चीज रिपीट ना हो, ठीक है, आया समझ में। तो ये क्या है, ये पांचों आपको फंक्शंस दे के रखे हुए हैं मैनेजमेंट के, और हर एक फंक्शन में कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है, ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट फिर आ जाते हैं, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट ऑल लेवल्स, हर लेवल पे कोऑर्डिनेशन जरूरी है, चाहे हम टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात करें, मिडिल लेवल मैनेजमेंट की या ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट की, ठीक है। तो बोला जा रहा है टॉप लेवल नीड्स कोऑर्डिनेशन टू इंटीग्रेट एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स। कोऑर्डिनेशन टॉप लेवल को क्यों चाहिए रहता है, ताकि हर एक एक्टिविटीज को वो ऐसे इंटीग्रेट करे, ऐसे इकट्ठा करे कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो है वो अचीव हो पाए, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स क्या हो पाए, अचीव हो पाए। नेक्स्ट क्या है, मिडिल लेवल रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन टू इंटीग्रेट एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट सेक्शंस एंड सब सेक्शंस। बोला जा रहा है मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन इसलिए जरूरी होता है ताकि अलग अलग डिपार्टमेंटल हेड्स और सेक्शंस जो डिवाइडेड हैं उनको इंटीग्रेट करके अगेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ उनको फोकस कर पाए एंड वैसे ही काम करवाएं, ठीक है। देन उसके बाद लोअर लेवल नीड्स कोऑर्डिनेशन इन द एक्टिविटी ऑफ वर्कर्स टू इंश्योर दैट वर्क प्रोसीड्स एज पर प्लान्स। बोला जा रहा है कि जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है, मतलब ऑपरेशनल लेवल की बात हो रही है, तो उसमें भी कोऑर्डिनेशन जरूरी है ताकि जितने भी वर्कर्स हैं जिनके अलग अलग नेचर बिहेवियर है, उनकी एक्टिविटीज को एक साथ करके जो प्लान किया था उस हिसाब से उनसे भी काम करवाया जाए, ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट हम आ जाते हैं नेचर, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो क्या बोला जा रहा है, द फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन आर एज फॉलोज, ये सभी क्या हमें देके रखे हैं, फीचर्स देके रखे हैं कोऑर्डिनेशन के, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले फीचर में कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, ठीक है, ग्रुप एक्टिविटीज को क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शंस, जो भी एक्शंस ले रहे हैं उनको यूनाइट करना, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब ऐसा नहीं आज कर लिया हमने कोऑर्डिनेशन, कल नहीं किया, परसों नहीं किया, एक हफ्ते बाद किया, ऐसा नहीं है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हर रोज करना है। कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव फंक्शन, ठीक है। अब देखोगे मैनेजमेंट के जितने भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह जो आते हैं ना, मतलब बिजनेस स्टडीज में आपको जो फंक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स वगैरह जो मिलेंगे ना, ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलेंगे, ठीक है, जैसे कि कंटिन्यूअस प्रोसेस हो गया, परवेसिव फंक्शन हो गया, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, बोला जा रहा है जितने भी मैनेजर्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है, प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, सेल्स मैनेजर हो गया, फाइनेंस मैनेजर हो गया, ठीक है, मार्केटिंग मैनेजर हो गया, तो इन सभी मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तालमेल बिठाए रखना, कोऑर्डिनेशन को प्रोसेस करवाना, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन, मतलब जानबूझ के और बहुत ही केयरफुली किया जाता है, ये केयरफुली करने वाला, जानबूझ के करने वाला फंक्शन है कोऑर्डिनेशन, ठीक है, आया समझ में। चलिए कोई भी मजबूरी में कोऑर्डिनेशन नहीं लाता, कोऑर्डिनेशन क्या है, एसेंस है, इसेंस है, किसका मैनेजमेंट का, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, आया समझ में। देन उसके बाद कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, इसे हम अच्छे से समझते हैं। कोऑर्डिनेशन यूनिफाइज अनरिलेटेड और डाइवर्स इंटरेस्ट इनटू पर्पसफुल वर्क एक्टिविटी। क्या बोला जा रहा है, जो जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं ना, उनकी जो एक्टिविटीज रहती हैं वो अलग अलग रहती हैं, ठीक है, अलग अलग काम उनको दिए जाते हैं, तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, कोऑर्डिनेशन उनको यूनाइट करता है, ठीक है, आया समझ में, ताकि जो पर्पसफुल काम है या एक्टिविटी है, गोल है, उसके हिसाब से सभी लोग काम करें, ठीक है, आया समझ में। सबका इंटरेस्ट अलग है, एक कंपनी में अगर हम बात करें सभी का अलग अलग इंटरेस्ट होता है, कोई कंपनी के लिए कंपनी में पैसों के लिए काम कर रहा होता है, कोई सेल्फ स्टीम के लिए काम कर रहा होता है, ठीक है, किसी का खुद का बिजनेस है तो सोचता है कि यार इसी में काम कर लो, बाहर जाके कौन दूसरी कंपनी में काम करेगा, तो सबका जो इंटरेस्ट रहता है वो अलग रहता है, तो सभी के इंटरेस्ट को इकट्ठा करना एंड जो पर्पस हमने सोच रखा है उसके डायरेक्शन में उनसे काम करवाना, ये किसका काम है, कोऑर्डिनेशन का, ठीक है, कोऑर्डिनेशन ही ऐसा करवा पाता है। इट गिव्स अ कॉमन फोकस टू ग्रुप एफर्ट्स टू इंश्योर दैट परफॉर्मेंस इज एज पर टास्क, मतलब कोऑर्डिनेशन क्या फोकस करता है कि जो भी हमने प्लान कर रखा था तो सभी लोग उस हिसाब से परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। अब हम सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। Coordination aims to achieve unity of action in the realization of a common
purpose. It acts as the binding force between department and ensures that all efforts are focused towards achieving organizational goals. क्या बोला जा रहा है? कोऑर्डिनेशन में क्या होता है? अचीव यूनिटी ऑफ एक्शंस, जो भी एक्शंस लिए जा रहे हैं उन्हें क्या करना? यूनाइट करना, ठीक है, ताकि जो कॉमन पर्पस है ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव हो पाए। सबका ऑलमोस्ट जो मतलब है एंड जो भी बोल सकते हैं एम है, गोल है, वो एक ही है, ठीक है। इट एक्ट्स एज द बाइंडिंग फोर्स बिटवीन डिपार्टमेंट। आपको पता है अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन क्या बनता है? बाइंडिंग फोर्स बनता है, उनको एकत्रित करता है, ठीक है, उनको मिलाता है, एज कनेक्टर काम करता है, उन्हें कनेक्ट करता है, ठीक है, और इंश्योर करता है कि सभी के एफर्ट जो है वो किस चीज पे फोकस करें कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो पा रहा है या नहीं, और होना ही चाहिए, ठीक है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कोऑर्डिनेशन इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस एज इट्स नीड इज फेल्ट एट ईच एंड एवरी स्टेप इन द ऑर्गेनाइजेशन। हर एक कदम पर ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है, इसलिए हम बोल सकते हैं ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कभी ना खत्म होने वाला प्रोसेस। अगर ऑर्गेनाइजेशनल चल रहा है तब तक तालमेल भी चलना चाहिए, कोऑर्डिनेशन भी चलना चाहिए, कभी खत्म होता ही नहीं है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। इट बिगिंस एट द प्लानिंग स्टेज एंड कंटिन्यूअस टिल कंट्रोलिंग। ये स्टार्ट कहाँ से होता है? कोऑर्डिनेशन स्टार्ट होता है प्लानिंग से एंड आते आते कंट्रोलिंग तक वो जाता है, ठीक है। देन उसके बाद कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव फंक्शन, मतलब हर जगह पे क्या चाहिए? कोऑर्डिनेशन चाहिए ही। Coordination is needed in all department and at all levels because of interdependence of various activities. बोला जा रहा है कि कोऑर्डिनेशन हर एक डिपार्टमेंट में और हर एक लेवल में जरूरी होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि हर एक लेवल, जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट का काम अलग अलग है, सबका अलग अलग काम है ना। डिपार्टमेंट की बात करें तो उनके भी अलग अलग काम है, तो सब अपना अपना देखने लग जाएंगे, तालमेल नहीं बिठाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए तालमेल जरूरी है ताकि डिपार्टमेंट और हर एक लेवल पर जो काम कर रहे हैं लोग वो क्या कर पाए? फोकस कर पाए अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल के प्रति, ठीक है। आया समझ में? ऐसा नहीं सब अपना अपना ही कर रहे हैं। देन उसके बाद कोऑर्डिनेशन सिंक्रोनाइजेस द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट लाइक परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स एक्सेट्रा। वही बोला जा रहा है कि अलग अलग डिपार्टमेंट को सिंक्रोनाइज करता है कौन? कोऑर्डिनेशन ही करता है, ठीक है। तालमेल से ही ये काम हो पाता है। Lack of coordination in any department or level leads to overlapping of activities and chaos. जहाँ पे coordination में कमी आई वहाँ पर क्या होने लग जाएगा? chaos, गड़बड़ी होने लग जाएगी, ठीक है। आया समझ में? तो overlapping of activities भी हो सकता है कि एक कोई काम दिया गया है फाइनेंस डिपार्टमेंट को, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कर दिया है, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ये चीज सेल्स डिपार्टमेंट को नहीं बताई थी, तो वही सेम काम सेल्स डिपार्टमेंट ने भी कर दिया, तो गड़बड़ होगी कि नहीं होगी? ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज होंगी कि नहीं होंगी? ऑफ कोर्स होंगी, ठीक है। अगर सभी को पता रहेगा, एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे, एक दूसरे को शेयर करेंगे, बताएंगे, इन्फॉर्म करेंगे, तो ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज होगी नहीं और कुछ गड़बड़ भी नहीं होगी, ठीक है। आया समझ में? चलिए, so coordination is a necessity to bring harmony and integration of activities. coordination होगा तो ऑर्गेनाइजेशन में शांति बनी रहेगी और हर एक एक्टिविटी क्या हो जाएगी? इंटीग्रेट हो जाएगी, मिल जाएगी, और जिस काम के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना है उस पर फोकस कर पाएगी, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर पाएगी, ठीक है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं, कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। अब ये कोऑर्डिनेशन, तालमेल बिठाए रखना, ये किसका काम है? मैनेजर्स का काम है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इज अ फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर एंड नो वन कैन अवॉइड दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। और कोई भी मैनेजर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, इस ड्यूटी को, इस ऑब्लिगेशन को इग्नोर नहीं कर सकता, ठीक है। टॉप लेवल मैनेजर्स need to coordinate with their subordinates to ensure that the overall policies for the organization are duly carried out. बोला जा रहा है जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, किसके साथ? तालमेल बिठाना पड़ता है अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, ताकि वो जान पाए जो भी उन्होंने पॉलिसीज बनाई थी वो हो पा रही है कि नहीं, पूरी उस हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं, ठीक है।
मिडिल लेवल मैनेजर या मिडिल लेवल कोऑर्डिनेट्स विथ बोथ द टॉप लेवल एंड द फर्स्ट लाइन मैनेजर। क्या बोला जा रहा है कि जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में लोग होते हैं वो तालमेल बिठाते हैं टॉप लेवल एंड सब ऑर्डिनेट्स, या फिर हम बोल सकते हैं जो ऑपरेशनल लेवल पे काम कर रहे होते हैं उनके बीच में तालमेल बिठाते हैं। कैसे? मैंने आपको बताया था, एक होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है, एक होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ठीक है, और एक होता है ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट। और सबका अलग अलग काम होता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है? पॉलिसीज बनाता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल सेटअप करता है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है वो एक तरीके से कनेक्टर होता है, कनेक्ट करके रखता है ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट एंड टॉप लेवल मैनेजमेंट को, ठीक है। और या फिर हम बोल सकते हैं जो भी पॉलिसीज टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बनाई होती है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करता है? एग्जीक्यूट करवाता है। एंड इसी में डिपार्टमेंटल हेड्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है। और अगर हम ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट की बात करें तो ये एक तरीके से इनमें कौन कौन आ जाता है? फोरमैन, सुपरिंटेंडेंट्स। और ये क्या करते हैं? जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने इनको इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं वो अपने वर्कर्स के थ्रू, जो इनके अंडर में वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, एम्प्लॉइज काम कर रहे होते हैं, उनसे वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करवाते हैं एंड उसी हिसाब से काम करवाते हैं, ठीक है। तो बोला जा रहा है जो मिडिल लेवल में होते हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं टॉप लेवल को एंड फर्स्ट लाइन मैनेजर्स को, ठीक है। आए समझ में? एज अ कनेक्टर काम करते हैं। नेक्स्ट क्या है? Operational level management coordinates the activities of its workers to ensure that work proceeds according to plans। वही बोला जा रहा है जो ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट में काम जो लोग रहते हैं वो काम करवाते हैं किससे? अपने अंडर काम कर रहे वर्कर्स से, और इंश्योर करते हैं कि जो भी प्लान किया गया था, जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट ने प्लान किया था उस हिसाब से वर्कर्स काम कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। वही बात है, बहुत ही केयरफुली करना पड़ता है एंड ये जानबूझ के किया जाता है, किसी मजबूरी में नहीं किया जाता, ठीक है। A manager has to coordinate the efforts of different people in a conscious and deliberate manner, ठीक है। आया समझ में? Coordination does not occur spontaneously nor can it be achieved by force। जो coordination है वो एकदम से नहीं आ जाता है और ना ही जबरदस्ती करवाया जाता है, ठीक है। आया समझ में? Even where members of a department willingly cooperate and work, coordination gives a direction to that willing spirit। अगर सब अपनी मर्जी से, शांति से, खुशी से कोऑर्डिनेशन को अपनाएंगे एंड उस हिसाब से काम करेंगे, मिल बांट के काम करेंगे, तब जाके क्या होगा? कोऑर्डिनेशन वर्क करेगा, तालमेल काम करेगा। अदरवाइज सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सब अपनी अपनी चला रहे हैं तो ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन जरूरी भी है एंड बहुत ही केयरफुली करना चाहिए, ठीक है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन पे। अब कोऑर्डिनेशन के क्या इंपॉर्टेंस है? कोऑर्डिनेशन इज इंपॉर्टेंट एज इट इंटीग्रेट्स द एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल, डिपार्टमेंट एंड स्पेशलिस्ट। सेम बात बोली गई है कि कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा होता है, हर एक डिपार्टमेंट एंड हर एक स्पेशलिस्ट उनको क्या करता है? इंटीग्रेट करता है। कोऑर्डिनेशन इज नीडेड बिकॉज डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन आर इंटरडिपेंडेंट। कोऑर्डिनेशन इसलिए जरूरी है कि क्योंकि हर एक इंडिविजुअल और हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। दैट मीन्स दे डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर इंफॉर्मेशन, ठीक है, एक दूसरे पर निर्भर है एंड रिसोर्सेज टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव एक्टिविटीज, ठीक है। किसी को अगर कुछ भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है और वो कर रहा है तो ये दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों को पता होना चाहिए। आया समझ में? क्योंकि एक अपने हिसाब से काम करेगा या एक कोई भी काम कर रहा है और दूसरे को नहीं पता है तो हो सकता है उसके मन में कंफ्यूजन आए कि इसने काम ही नहीं करके दिया। ये भी हो सकता है वो सोच रहा है कि नहीं इसने काम नहीं किया, मैं ही कर देता हूँ, तो ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज भी हो जाएगा। तो बहुत से चाओस क्रिएट हो जाते हैं, बहुत सी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, ठीक है। आया समझ में? इसलिए कोऑर्डिनेशन जरूरी है ताकि जो भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं एंड जो भी इंडिविजुअल्स हैं वो क्या कर पाए? वो एक दूसरे की इंफॉर्मेशन एक दूसरे तक पहुंचा पाए एंड बिल्कुल अच्छे से काम कर पाए, कुछ भी कंफ्यूजन यहाँ ना हो, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे पे क्या रहता है? इंटरडिपेंडेंट रहता है, ठीक है। आया समझ में?
चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं द वेरियस पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन आर। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि क्यों इम्पोर्टेंट है कोऑर्डिनेशन। ग्रोथ इन साइज, यहाँ पे 3 पॉइंट्स देके रखे हैं। फर्स्ट वन इज ग्रोथ इन साइज, सेकेंड वन इज फंक्शनल डिफरेंशिएशन एंड द थर्ड वन इज स्पेशलाइजेशन। इसको हम अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले क्या है, ग्रोथ इन साइज। विथ इंक्रीज इन साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑल्सो राइजेस। All individuals differ in their habit of works and goals, backgrounds, approaches to situations and relationship with other। क्या बोला जा रहा है, अगर ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ता है तो वहां पर जो लोग काम कर रहे होते हैं वो भी बढ़ेंगे। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में 10 लोग हैं, अब ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपैंड किया जा रहा है तो अब उसमें 100 होंगे। ठीक है, और ज्यादा एक्सपैंड कर देते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन में 1000 लोग आ जाएंगे। एंड 1000 लोग हैं तो सभी के नीड्स अलग है, सभी का बैकग्राउंड अलग है, सभी का नेचर अलग है, सभी अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से सिचुएशन को टैकल करना जानते हैं। ठीक है, आया समझ में। एट टाइम्स इट मे बिकम डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट देयर एफर्ट एंड एक्टिविटीज, जैसे कि सभी की एक्टिविटीज अलग रहती हैं तो एक टाइम पर आके उन सभी को इंटीग्रेट करना मुश्किल हो जाता है। इट बिकम्स नेसेसरी टू इंश्योर दैट ऑल इंडिविजुअल वर्क टूवर्ड्स द कॉमन गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तब ये जरूरी हो जाता है कि हम सिर्फ और सिर्फ ये देखें कि ये सभी लोग, ये जो 1000 लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनका ध्यान इसकी तरफ है कि नहीं, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने की तरफ है कि नहीं। हम अलग अलग इंसान को नहीं देख सकते, उनका पर्सनल गोल क्या है, ये क्या है, वो क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। हमें सिर्फ ये देखना है कि वो कंपनी के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं अच्छे से। ठीक है, आया समझ में। चलिए, therefore for organizational efficiency coordination helps to harmonize individual goals and organizational goals। क्या बोला जा रहा है, इसलिए ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी के लिए कोऑर्डिनेशन क्या करता है, हेल्प करता है कि जो इंडिविजुअल गोल्स हैं लोगों के, जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो हमने सोच रखा है वो सभी पूरे हों। अगर हम सिर्फ और सिर्फ किस पे ध्यान देंगे, ऑर्गेनाइजेशनल गोल पे, तो एम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं रहेगा। ठीक है, कि हमारे पर्सनल ग्रोथ पे तो ये ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं उस पे तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो अगर वो डिससेटिस्फाई हुए तो क्या होगा, वो अच्छे से काम नहीं करेंगे, अच्छे से काम नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, और अगर मैनेजर सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल गोल्स पे ध्यान दे रहा है तो अगेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव नहीं हो पाएगा, क्योंकि 1000 लोग एक कंपनी में काम करते हैं, सबका अलग अलग बैकग्राउंड है, अलग अलग नेचर है, सबका अलग अलग मोटिव है, गोल है अपनी लाइफ में, तो उसके ऊपर फोकस करने लगे तो हो गया काम। तो क्या करना पड़ता है, जो मैनेजर होता है उसको इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ता है। मतलब उसको देखना पड़ता है कि इंडिविजुअल गोल भी अचीव हो पाए, जो जिस सैलरी के लायक है, अच्छी सैलरी के लायक है, अच्छे से काम करके दे रहा है तो उसको अच्छी सैलरी देना है। अगर कोई बहुत ही ज्यादा अच्छा काम कर रहा है तो उसको प्रमोट करना है। मतलब उसको एनालाइज करना होगा कौन सा इंसान किस चीज से मोटिवेट हो सकता है, उस हिसाब से उसको चीजें करनी होंगी। अगर वो जो एम्प्लॉयज है उनको खुश रखेगा तो वो अच्छे से काम करेंगे एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो पाएगा। एंड ये सब चीजें कैसे पॉसिबल है, कोऑर्डिनेशन से ही पॉसिबल है, तालमेल बिठा के ही करी जा सकती हैं। आया समझ में। चलिए, देन फिर आ जाता है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। तो फंक्शनल डिफरेंशिएशन क्या बोलता है, इन एन ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस आर फ्रीक्वेंटली डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट्स। आपको अच्छे से पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि फाइनेंस, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग। ठीक है, डिविजन्स और सेक्शंस। All these departments may have their own objective policies and their own style of working। बोला जा रहा है अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं तो इनके ऑब्जेक्टिव्स, इनकी पॉलिसीज एंड इनफैक्ट इनका काम करने का तरीका भी क्या क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एम टू इंक्रीज सेल्स बाय ऑफरिंग 10% डिस्काउंट। मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या सोचेगा कि मैं सेल्स को इंक्रीज करवा सकता हूं अगर मैं 10% डिस्काउंट दे दूं लोगों को, है ना। While finance department may not approve of such discount as it means loss of revenue। लेकिन ये जो डिसीजन मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने लिया है, हो सकता है फाइनेंस डिपार्टमेंट इसको क्या ना करे, अप्रूव ना करे,
इसको इजाजत ना दे, क्योंकि इससे क्या होगा, लॉस ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू गिरेगा। ठीक है, आया समझ में। एज ईच डिपार्टमेंट एम्स टू अचीव इट्स ओन ऑब्जेक्टिव इन आइसोलेशन फ्रॉम द अदर्स, इट ऑफन लीड्स टू क्लैश ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द वेरियस डिपार्टमेंट। बोला जा रहा है कि हर एक डिपार्टमेंट जैसे कि सोचता है कि हमारे लिए जो ऑब्जेक्टिव बना है, हमारे डिपार्टमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो पाए। जैसे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट सोचता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग करके सेल्स को बढ़ा पाए, तो वही फाइनेंस डिपार्टमेंट सोचता है कि उतना ही आप स्ट्रैटेजी अपनाओ जिससे रेवेन्यू अफेक्ट ना हो। अगर रेवेन्यू लॉस हो रहा है तो हमारे डिपार्टमेंट का लॉस हो रहा है, क्योंकि हमें तो रेवेन्यू का ही देखना है कि प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, है ना। तो सबके अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, तो इस वजह से क्या होता है, क्लैशेस होते हैं। ठीक है, आया समझ में। डिफरेंसेस आते हैं, एक दूसरे से एग्री नहीं हो पाते अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग। ठीक है, आया समझ में। तो however, all departments and individuals are interdependent and activity of each department needs to be focused on attainment of common organizational goal। क्या बोला जा रहा है कि भले ही हर एक इंडिविजुअल जो डिपार्टमेंट में काम कर रहा है उनका ऑब्जेक्टिव अलग अलग हो, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो पाए। एंड ये कैसे होगा, जब सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में कॉन्वर्जेशन होगी, तालमेल होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि सभी डिपार्टमेंट्स एक दूसरे पे क्या है, इंटरडिपेंडेंट मतलब निर्भर है। ठीक है, आया समझ में। और उनका कॉमन गोल क्या होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो पाए। ठीक है, खुद का ऑब्जेक्टिव देखना, खुद के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे से उस चीज का कॉन्वर्जेशन ना करना, तालमेल नहीं बिठाना। तो इससे क्या होगा, सब अपनी अपनी चलाएंगे, हर एक डिपार्टमेंट सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखेगा, तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव होगा। तो अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट सोच रहा है कि सेल्स बढ़ सकती है 10% डिस्काउंट देने से, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट को इसमें अप्रूव कर देना चाहिए। उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि इस महीने या इस साल हम लॉस में जा रहे हैं, वो ये सोचे कि इससे क्या होगा, सेल्स इंक्रीज होगा एंड हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फ्यूचर में ग्रो कर सकता है, टिका रह सकता है। क्योंकि हमें पता है कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, जो आज हम प्रोडक्ट बना रहे हैं ऐसे 1000 लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमने जरा सी भी गड़बड़ कर दी, सिर्फ अपना सोचा, तो क्या करेंगे, लोग दूसरे प्रोडक्ट्स खरीदना चालू कर देंगे। ठीक है, तो अगर कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी मार्केटिंग डिपार्टमेंट ले रहा है तो कुछ सोच समझ के ले रहा होगा। तो ऐसा क्या करना चाहिए, सबको एक दूसरे पर निर्भर है तो सबको एक दूसरे का सुनना चाहिए। ठीक है, आए समझ में। तो यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन जरूरी है। कोऑर्डिनेशन हेल्प्स टू सिंक्रोनाइज एक्टिविटीज ऑफ दीज डिपार्टमेंट्स सो दैट दे प्रोसीड टुगेदर इन अ सिंगल डायरेक्शन इंस्टेड ऑफ वर्किंग एज इंडिपेंडेंट यूनिट। वही बोला जा रहा है कि कोऑर्डिनेशन क्या करता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज को सिंक्रोनाइज करता है, इकट्ठा करता है, ताकि वो एक ही डायरेक्शन में चले। और वो डायरेक्शन क्या हो कि हमें ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करना है, वो खुद का अकेले का नहीं सोचें। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं स्पेशलाइजेशन पे। तो क्या बोला जा रहा है, Due to increasing complexities of modern technology and diversity of tasks, a number of specialists are hired। बोला जा रहा है हर एक काम के लिए एक स्पेशलिस्ट को हायर किया जाता है। किसको हायर किया जाता है, स्पेशलिस्ट को हायर किया जाता है, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन बढ़ गया है, टेक्नोलॉजीज नई नई आ गई है। ठीक है, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो एक आम इंसान नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन अगर उसी काम को करने के लिए एक स्पेशलिस्ट हायर कर दिया जाए तो वो काम बहुत ही अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम सिंगर को बोल दे डांस करके बताओ, अच्छे से नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो किसके लिए बना है, सिंगिंग के लिए। ऐसे ही डांसर को बोल दे गाकर बताओ, नहीं गा पाएगा, क्योंकि सब अलग अलग चीजों में, अलग अलग काम में एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्टीज है उनका। ठीक है, आया समझ में। चलिए, स्पेशलिस्ट यूजुअली थिंक दैट दे ओनली आर क्वालिफाइड टू इवेल्युएट, जज एंड डिसाइड अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफेशनल क्राइटेरिया। अब स्पेशलिस्ट रख लिया तो सब सोचते हैं मैं बड़ा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मुझे सब कुछ आता है। जैसे कि डांसर को यही लगेगा मैं अच्छा डांस करता हूँ, मैं ही सबसे अच्छा डांस करता हूँ, सिंगिंग तो कुछ नहीं, क्या है इसमें। सिंगर को लगेगा मैं गा लेता हूँ, ठीक है, लोग मुझसे अट्रैक्ट होते हैं, मेरी सिंगिंग को पसंद करते हैं, डांसिंग में क्या रखता है, हर कोई कर लेता है। तो सब अगर अपना अपना सोचेंगे, जो कि सोचते ही है, सबको लगता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ ना वो सबसे अच्छा और सबसे बड़ा है, मेरे जैसा काम कोई नहीं कर सकता। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जो स्पेशलिस्ट रहते हैं वो खुद को ही सब कुछ समझते हैं कि मेरा काम
ही अच्छा है, ठीक है। आए समझ में। दे डू नॉट टेक एडवाइस और सजेशन फ्रॉम अदर इन मैटर्स पर्टेनिंग टू देयर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, और वो क्या करते हैं, वो किसी और से सलाह नहीं करते जिस फील्ड में उनका स्पेशलाइजेशन है, ठीक है। आया समझ में। अगर किसी को ऑडिटिंग करने आती है या अकाउंट से संभालने आता है, वो किसी और से डिस्कस ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको लगेगा मुझे आता है, मैं इसका स्पेशलिस्ट हूं, तो मैं अकेला कर सकता हूं, ठीक है। आया समझ में। इट ऑफन लीड्स टू कंफ्लिक्ट अमंग डिफरेंट स्पेशलिस्ट एज वेल एज अदर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर ऐसा बिहेवियर कोई रखता है, कोई स्पेशलिस्ट जो होता है वो ऐसा सोचता है, उससे क्या होता है, लड़ाइयाँ होती हैं और कंफ्यूजन पैदा होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। आया समझ में। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में 4 स्पेशलिस्ट रखे हुए हैं अलग अलग काम के लिए, तो उन चारों स्पेशलिस्ट को क्या करना होगा, एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन करनी होगी कोई भी डिसीजन लेने से पहले, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली उनका गोल क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव कर पाए, ठीक है। तो अपने हिसाब से वो काम नहीं कर सकते। कोऑर्डिनेशन हेल्प्स टू रिकंसाइल द डिफरेंसेस इन अप्रोच, इंटरेस्ट और ओपिनियन ऑफ द स्पेशलिस्ट। क्या बोला जा रहा है, कोऑर्डिनेशन अगेन क्या करता है, हेल्प करता है अलग अलग स्पेशलिस्ट के ओपिनियन, इंटरेस्ट और अप्रोच को मिलाने में, ठीक है। आया समझ में। एंड क्यों करता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो पाए। सबका एक ही कारण है, कुछ भी काम हो रहा है मैनेजमेंट में, उसका अल्टीमेट गोल ही ये रहता है कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो पाए, ठीक है। आया समझ में। तो ये क्या थे, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है और कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई है एंड वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। कोऑर्डिनेशन का पूरा टॉपिक हमने कंप्लीट किया एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से देखना है। अगर कुछ भी समझ नहीं आया आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगी, ठीक है। आ गया समझ में। एंड देन फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, ताकि वो भी देख पाएँ। उनके भी बच्चे होंगे जो 11th-12th में पढ़ रहे होंगे, वो भी देख लेंगे इस वीडियो को एंड उनको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।